हेलो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के हवाले से। प्रीवियस क्लासेस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशंस के हवाले से। ये कंसेप्ट 9th और 8th क्लासेस से इस तरह मैट्रिक लेवल में बार बार जहन में आता है कि फर्टिलाइजेशन तो हम सिंपली कहते हैं कि इट इज़ द फ्यूजन्स ऑफ मेल गीमेट एंड फीमेल गीमेट, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन असल में इनमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं जो फर्टिलाइजेशन का सबब बनती हैं। तो फर्टिलाइजेशन को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन आमतौर पर हम कहते हैं कि इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल गीमेट्स एंड फीमेल गीमेट टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि जब मेल गीमेट स्पर्म और जो फीमेल गीमेट एग, ये जब दोनों फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ और जब जाइगोट बन जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो एक सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं और ये किस तरह परफॉर्म होता है। तो फर्टिलाइजेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और सेमन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये रीजन आपको वेजाइना दिखाई दे रहा है, ये हमारे साथ सर्विक्स है, ये यूट्रस और ये फॉलिपियन ट्यूब्स है, और साथ ही साथ ये ओवरी है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा ये सेमन जो है, सेमन एक कम्बिनेशन है स्पर्म और प्लस एसेसरी ग्लैंड के सीक्रेटिंग सब्सटेंस के। किस तरह सेमन जो है इसमें स्पर्म्स इंक्लूड होते हैं और साथ ही साथ एसेसरी डक्ट्स जो होते हैं या एसेसरी ग्लैंड जो सीक्रेशंस करते हैं उसकी कम्बिनेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, यानी कि फ्रक्टोज प्लस सिट्रेट ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। यानी कि स्पर्म को एक फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए ये फ्रक्टोज प्लस सिट्रेट जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फिब्रिनोजेन ये क्लॉटिंग एंड अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है कि जब एजुकेशन होता है फीमेल विजाइना में, जब स्पर्म एंटर होते हैं तो उसको अटैच करने में विजाइना के साथ ताकि ये बाहर ना निकले, और साथ साथ अटैचमेंट में और क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडियंस, ये भी टाइप्स का केमिकल है जो यूट्रस कंट्रैक्शंस के लिए यूज़ होता है। यूट्रस के 3 वॉल्स है, इसमें जो माइमेट्रियम है उसको कंट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडियंस है ये यूट्रस कंट्रैक्शंस के लिए यूज़ होता है। और इस तरह म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करता है। जो विजाइना है या जो हमारे साथ सर्विक्स विजाइना की रीजन है, इसमें लुब्रिकेंट्स या लुब्रिकेशंस प्रोवाइड, उसको लिक्विड टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं ताकि ये स्पर्म आसानी से ट्रेवल कर सके। और इसके अलावा बफर्स होते हैं इस यूट्रस रीजन में ताकि इसका पीएच मेंटेन कर सके। तो ये हमारे साथ जो बफर्स हैं पीएच, ये भी हमारे साथ जो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है या कॉपर ग्लैंड है वो सीक्रेट करते हैं ताकि इसकी जो एसिडिटी है वो रेगुलेट हो सके, ताकि उसमें न ज़्यादा एसिडिक हो सके न ज़्यादा बेसिक हो सके, उसको न्यूट्रल रखने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे साथ सेमन का कम्बिनेशन है, और ये हमारे साथ जो ये फ्रक्टोज है, सिट्रेट है, फिब्रिनोजेंस है, प्रोस्टाग्लैंडियंस है, म्यूकस वगैरह या बफर्स वगैरह, ये हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड जो है, ये तीनों मिलकर कम्बिनेशन से सीक्रेशंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के, जिससे ये टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है ये बन जाते हैं। अब चलते हैं कि ये तो हमारे साथ स्पर्म्स यानी सेमन्स के कम्बिनेशंस हैं। हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के हवाले से। तो फर्टिलाइजेशन के हवाले से हम ये देखेंगे कि किस तरह फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इस तरह होता है कि जब मेल इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन
करता है, फर्टिलाइज करता है किसी एग को, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो मेल इंडिविजुअल है वो जब एजुकुलेट करता है और ये जो विजाइना है यहाँ पर स्पर्म आ जाते हैं, जब यहाँ पर स्पर्म इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो उसको अटैच करने के लिए विजाइना के साथ और उसको क्लांट करने के लिए जो फर्स्ट केमिकल आएगा वो पेब्रिनोजेंस है। पेब्रिनोजेन यहाँ पर जो विजाइना है यहाँ पर स्पर्म्स को एक्युमुलेट करेगा, क्लांट करेगा, ताकि ये नीचे ना दोबारा मतलब के फॉल डाउन ना हो सके, नीचे ना गिरे। इसी जगह के साथ अटैच करने के लिए ये पेब्रिनोजेन जो है इसको क्लांट करने में और अटैच करने में हेल्प करता है। फिर ये यहाँ पर स्टे नहीं करते, यहाँ से ट्रेवल करते हैं और इस ट्रेवलिंग में ये सर्विक्स को क्रॉस करके जब ये विजाइना से यूट्रस की तरफ ट्रेवल करते हैं तो इसको फ्रक्टोज प्लस सिट्रेट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट जो है ये प्रोवाइड होते हैं इसको एनर्जी करने के लिए, इसको ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं फ्रक्टोज प्लस सिट्रेट। ये एक अंदाजे के मुताबिक जो रिसर्च अवेलेबल है, जब फर्स्ट एजुकुलेट होता है तो इसमें 2 से लेकर 5 मिलीलीटर के बराबर होते हैं, जिसमें 200 से लेकर 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं फर्स्ट एजुकुलेट में। यानी कि जब विजाइना में एजुकुलेशन होता है और इसमें जो स्पर्म्स आ जाते हैं तो इसमें 200 से लेकर 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ से ट्रेवल होकर विजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स यहाँ पर यूट्रस की तरफ आते हैं। जब यूट्रस की तरफ आते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये केमिकल्स है जो कॉपर्स ग्लैंड्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करते हैं और यूट्रस कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है। ये यूट्रस आपको नजर आ रहा है, ये यूट्रस वाल है और यूट्रस का जो आउटरमोस्ट वाल है मायोमेट्रियम, इसको स्टिमुलेट करता है ताकि कंट्रैक्ट हो सके। जब ये कंट्रैक्ट हो सके नीचे से तो स्पर्म आसानी से ऊपर की तरफ आएंगे। जब ये स्पर्म यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे तो उस टाइम इसको जो हेल्प प्रोवाइड करेगा ये प्रोस्टाग्लैंडियंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़बरदस्त हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इस प्रोस्टाग्लैंडियंस के साथ मिलकर ऑक्सीटोसिन भी बहुत अहम रोल अदा करता है और रोल ये करता है कि जो ऑक्सीटोसिन है ये भी इस स्पर्म को फर्दर आगे ले जाने के लिए इस मायोमेट्रियम जो यूट्रस का वाल है इसको फर्दर स्टिमुलेट करता है, फर्दर कंट्रैक्ट करता है। तो जो स्पर्म के आगे फर्दर ट्रेवल होती है वो आसान होती है ताकि अपने टारगेटेड रीजन को पहुंच सके। तो ये प्रोस्टाग्लैंडियंस प्लस ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो बेसिक्स हार्मोन है। ये चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है और इसी तरह जो फर्टिलाइजेशंस के टाइम है स्पेसिफिक पीरियड में उसमें भी ये हेल्प करता है। जब स्पर्म्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो जो फीमेल इंडिविजुअल्स है अगर उसमें फॉर एग्जांपल ओवुलेशन हो चुका हो, जो ओवरी है यहाँ से एग रिलीज हो चुका हो, तो जो एम्ब्री है और एम्पुला से ये फेम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इस ओवरी को अटैच करने में हेल्प करता है। ये यहाँ से एक एग यहाँ पर रिलीज होता है। जब एग यहाँ से आता है एम्पुला रीजन में, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला से ये ट्रेवल करता है और इसके साइडों पर सेलरी या सेलरी फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस एग को फर्दर ले जाने में हेल्प करता है। यहाँ से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आ रहे होते हैं और यहाँ से 1 एग इस साइड पर जा रहा होता है और ये आते हैं पॉलीफियन ट्यूब में। यानी इसका फर्टिलाइजेशन का रीजन जो है ये पॉलीफियन ट्यूब में कहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, किसी जगह पर भी हो सकता है। लेकिन फर्टिलाइजेशंस के लिए जो फ्यूजन है मेल गीमेट्स और फीमेल गीमेट्स का वो पॉलीफियन ट्यूब में होना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि स्पर्म्स विजाइना में एंटर होते हैं, विजाइना से ट्रेवल करके सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से फॉलिफियन ट्यूब की तरफ आते हैं और यहाँ से फीमेल इंडिविजुअल जो है वो एग रिलीज करती है और एग रिलीज करने की जो जगह है वो मतलब ओवरी से एम्प्यूला की तरफ आते हैं और एम्प्यूला में फॉलिफियन ट्यूब की जो रीजन है वहाँ पर आते हैं और फिर उसका फर्टिलाइजेशन वहाँ पर होगा। ये हमारे साथ क्या था, फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप्स है ये हमारे साथ यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब ये डिस्कस करना है कि हमारे साथ
मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, आया ये सारे के सारे स्पर्म्स एक के अंदर एंटर होते हैं या वन स्पर्म्स इसके लिए भी काफ़ी होता है, तो ये डिस्कस करेंगे। तो हमने ये सुना है, ये भी पढ़ा है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वन स्पर्म जो है वो काफ़ी होता है एक को फर्टिलाइज करने के लिए। अब ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि आई जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है ये रिलीज होते हैं, लेकिन जब एक स्पर्म अंडे के अंदर, जो एग है इसके अंदर एंटर होता है तो बाकी के स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे इसी टॉपिक में। तो यहाँ तक आपको ज़हन में ये क्वेश्चन भी अभी आता होगा, लेकिन उसको हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि स्पर्म किस तरह पहुँच जाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प होती है और कहाँ पर ये फर्टिलाइज होते हैं। अब ये डिस्कस करना है कि स्पर्म किस तरह एक के साथ अटैच होकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो उसको जाने से पहले हम थोड़ा स्पर्म्स को डिस्कस करेंगे कि स्पर्म्स का स्ट्रक्चर किस तरह है। स्पर्म्स को डिटेल्स देखने के लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि जो स्पर्म्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह उसका पार्ट या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्पर्म्स, इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली रीजन जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेंटर में न्यूक्लियस अवेलेबल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये फ्लैजेला है। इसको लोकोमोशन में इसको ट्रेवल करने में हेल्प करता है। अब ये जो ब्लू कलर की रीजन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये है एक्रोसोम्स और ये टू पोर्शंस पर है। एक है आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, इसको मैंने OAM से रिप्रेजेंट किया है, आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ का जो रीजन है इसको कहते हैं इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये एक्रोसोम्स जो है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी लाइसोसोमल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो एक को एंटर करने में हेल्प करता है स्पर्म्स को। तो ये हमारे साथ ये मेल स्पर्म्स का स्ट्रक्चर है। और फीमेल एक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि ये जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और फिर इस एक के अराउंड जो ओवरी है इसके अराउंड ये रेड कलर से मैंने जो शो किया है ये जोना फिल्यूसिडा कहलाता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर्स है किस्म का। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ और टाइप्स के सेल्स भी होते हैं। ये जो आपको डार्क सर्कल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं पॉलिकल सेल। ये क्या है हमारे साथ, ये वाले ये सारे पॉलिकल सेल्स हैं। और फॉलिकल सेल्स के एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तो एक नेटवर्क बनाता है जिसको कहते हैं क्यूमुलेक्स मैट्रिक्स। ये जो आपको लाइन नजर आ रहे हैं ये वाले, ये ब्लैक कलर के, ये हमारे साथ हैं क्यूमुलेक्स मैट्रिक्स। और इसके अलावा इसके सराउंडिंग कुछ एसिड्स होते हैं जिसको कहते हैं हाइलोरिक एसिड्स कहते हैं। अब इस हाइलोरिक एसिड्स का फंक्शन ये है कि ये तो एक जो फॉलिकल सेल्स हैं इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स या एंटीवायरल्स इसकी एसिडिटी मेंटेन रखने में हेल्प करता है ताकि इसको कोई ख़राब हो ना सके, डिजीज़ ना हो सके, उसको प्रोटेक्ट करने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम्स लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच होते हैं ताकि स्पर्म्स एंट्री टाइम में हेल्प कर सके। अच्छा, तो ये मेल स्पर्म्स और ये फीमेल एग का स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं कि जब स्पर्म्स आ जाते हैं और एग के साथ अटैच होता है तो पहले हमें ये डिस्कस करना है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है और उसमें वन स्पर्म्स फीमेल इंडिविजुअल्स जो एग है उसमें एंटर होते हैं। तो ये स्पर्म्स हैं जब आ जाते हैं और एग के साथ अटैच होते हैं तो ये एग की एक ख़ास रिसेप्टर के साइड पर अटैच होते हैं। जो रिसेप्टर साइट है उस रिसेप्टर साइट को ZP3 के नाम से हम डिनोट करते हैं, जोना फिल्यूसिडा टाइप 3। ये जोना फिल्यूसिडा 1, जोना फिल्यूसिडा 2, जोना फिल्यूसिडा 3, ये 3 फोर्सेस है। लेकिन जो एंटरिंग पॉइंट है स्पर्म्स के लिए वो है ZP3 यानी जोना फिल्यूसिडा टाइप, जोना फिल्यूसिडा 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जब ये यहाँ पर एंटर होते हैं तो हाइलोरिक एसिड्स एक टाइप्स का केमिकल रिलीज करते हैं, मतलब एक टाइप का केमिकल्स है जो इस रीजन्स को इस स्पर्म को अटैच करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो स्पर्म्स का आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं।
ये बात आपने जहन में रखना है। जो स्पर्म्स का एक्रोसोमल रीजन है और आउटर एक्रोसोमल रीजन है, जब ये ZIP3 के साइड अटैच होते हैं तो ये एक टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं या एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये हेल्प करता है ताकि ये स्पर्म को पेनिट्रेट करने में, इसको एंटर करने में हेल्प कर सके। तो जब ये स्पर्म्स यहाँ पर इस ज़ोना पेलुसिडा के रीजन्स को पेनिट्रेट करता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं तो यहाँ पर एक होल सा क्रिएट होता है। जो ज़ोना पेलुसिडा है उसमें एक किस्म का होल क्रिएट होता है। अब जो ज़ोना पेलुसिडा है, एक इसमें क्या पैदा हुआ, एक छोटा सा होल्स क्रिएट हुआ, लेकिन अभी तक स्पर्म्स एंटर नहीं हुआ है। स्पर्म्स एंटर नहीं हुआ है, इसका एक खास रीजन, एक खास पार्ट या ऑर्गेनिज्म एंटर होगा जो न्यूक्लियस के नाम से हम याद करते हैं, वो एंटर होगा। लेकिन अभी तक इसने अपने लिए एक छोटा सा होल्स क्रिएट किया कि एक डायरेक्शन सेट किया कि इस रीजन से ये एक में एंटर होगा। तो जो ज़ोना पेलुसिडा है इसमें एक होल क्रिएट हुआ और किस एंजाइम की मदद से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से। अब ये यहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन अभी तक काम तमाम नहीं हुआ है। काम तमाम करने के लिए अभी भी थोड़ा बहुत मेहनत इसको करना होगा और मेहनत कुछ इस तरह से होगा कि इसने तो ज़ोना पेलुसिडा जो रीजन है उसमें तो होल क्रिएट किया, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एंटर करने में थोड़ा और भी मेहनत चाहिए। तो मैंने इसको नीचे शो किया है, इसके साथ जो ज़ोना पेलुसिडा रीजन है उसको मैंने स्किप किया है क्योंकि उसका काम तमाम हुआ। अब नीचे वाला जो रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही स्पर्म्स इस ज़ोना पेलुसिडा में होल क्रिएट करता है तो इसके साथ यहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं। जो एग्स है, फीमेल इंडिविजुअल्स का एग्स यानी ओवरी हुआ है, उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जो एक किस्म का रिसेप्टर का वर्क परफॉर्म करते हैं, रिसेप्टर के तौर पर यूज़ होते हैं। ये प्रोटीन जैसे ही ये स्पर्म इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है तो ये प्रोटीन इस एग को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने की वजह क्या है? स्टिमुलेट करने की वजह ये है कि अभी तो हमने ये पहले कहा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वन स्पर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब उस सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे ही ये स्पर्म्स ये एग को टच करता है और जैसे ये टच करता है तो यहाँ पर कुछ गेट्स हैं, आयनिक गेट्स हैं। जो एग्स है उसमें कुछ आयनिक गेट्स हैं, वो ओपन होते हैं। जैसे ही ये आयनिक गेट्स ओपन होते हैं तो एग्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम्स की सीक्रेशन शुरू कर देता है। किस चीज़ का? कैल्शियम की सीक्रेशंस। तो जैसे ही कैल्शियम की सीक्रेशन यहाँ पर ये ग्रेडियंट बन जाता है कैल्शियम्स का इनसाइड्स, तो बाहर साइड पर जो पोटेशियम्स होते हैं उसका एंट्रेंस फर्दर स्टॉप हो जाता है। जैसे ही वो स्टॉप हो जाता है तो इस जो अदर मतलब स्पर्म्स होते हैं तो उसके लिए एंट्रिंग पॉइंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर मजीद स्पर्म्स का एंट्रेंस होना नामुमकिन बन जाता है। क्यों नामुमकिन बन हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम और पोटेशियम गेट्स है वो फर्दर एंजाइम्स या फर्दर जो स्पर्म्स है उसकी एंट्री को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो जाता है और सिर्फ वन स्पर्म यहाँ पर अटैच होता है जो इस फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी होता है। तो ये जो ब्लॉकेज आता है ये इसको कहते हैं पास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये पास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी इसलिए कहते हैं कि फर्दर जो स्पर्म्स है उसकी एंट्रेंस के लिए फर्दर जो गेट्स हैं वो अब नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्पर्म था उसने जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर अवेलेबल हुआ। जैसे ही वन स्पर्म इसने टच किया तो बाकी का काम नहीं था, क्योंकि एक स्पर्म ने पहले जैसे ही वन स्पर्म ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया तो उस वजह से जो चेंजेस आए वो चेंजेस ये थे कि जो आयनिक गेट्स थे वो फर्दर क्लोज हो गए, क्योंकि अब जब बार बार आएंगे उसको स्टिमुलेट करें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्टिमुलेशन के लिए एक स्पर्म काफी था, एक मतलब रिसेप्टर काफी था जो फर्स्ट स्पर्म ने उसको स्टिमुलेट किया। बाकी जितने भी मिलियंस ऑफ स्पर्म आए वो इसको बार बार भी टच करे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे ही घर में कोई जाता है और वो बिल करता है तो वन बिल उसके लिए काफ़ी है।
उसको खबरदार करने के लिए, मतलब चौकीदार वगैरह को खबरदार करने के लिए 1 बिल भी काफ़ी। आप अगर बार बार भी बिल को दबाएं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बस बिल की वजह से वो आप स्टिमुलेट हुआ। तो इसलिए स्पर्म भी कुछ इस तरह का काम करता है कि जैसे ही 1 स्पर्म इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो यहाँ पर जो गेट्स है वो ओपन होकर स्पर्म को अंदर करते हैं और बाकी के लिए क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ है फास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्म्स कहलाते हैं, और ये सेकंड्स के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा इस एग के अंदर कोई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, कोई वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी इस तरह होते हैं कि जैसे ही स्पर्म्स अंदर एंटर होते हैं तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है, ये जो ओपनिंग होते हैं वो इसके साथ जो ओपनिंग है उसको, मतलब जो जोना पेलुसिडा है उसके लिए फर्दर परमिशंस के लिए, जोना पेलुसिडा को फर्दर परफॉर्म करने के लिए जो स्टिमुलस है वो ख़त्म कर देते हैं, ताकि अगेन कोई जोना पेलुसिडा ना बन सके। जब जोना पेलुसिडा ना बने तो रिसेप्टर साइट नहीं बनेगा। रिसेप्टर साइट नहीं बनेंगे तो किस तरह और स्पर्म इसके साथ अटैच होंगे। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का काम ये है कि ये कुछ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं ताकि फर्दर जोना पेलुसिडा या फर्दर हमारे साथ जो जोना पेलुसिडल स्ट्रक्चर्स है वो मतलब ना बने। जैसे जितने कम जोना पेलुसिडा स्ट्रक्चर बनेंगे तो इस तरह हमारे साथ रिसेप्टर कम बनेगी, और जैसे ही रिसेप्टर कम बनेंगे तो हमारे साथ और एंजाइम के लिए जो एंट्रिंग पॉइंट है वो ख़त्म होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं, जैसे ही ये स्पर्म्स इस एग के अंदर एंटर होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, तो जो एग है इसमें पहले से मौजूद हैप्लाइड एग यानी हैप्लाइड नंबर्स के अवेलेबल होते हैं। यानी कि जैसे आपको मालूम है कि एक डिप्लाइड है, एक हैप्लाइड है। ह्यूमन इंडिविजुअल में जब हैप्लाइड नंबर आते हैं तो वो 23 क्रोमोसोम्स के बराबर, हैप्लाइड नंबर क्रोमोसोम्स के बराबर होते हैं। और जो मेल इंडिविजुअल है उसमें भी हैप्लाइड्स होते हैं, यानी कि जो फीमेल इंडिविजुअल है उसमें मियासिस 2 स्टॉप होता है। जैसे ही ये स्पर्म्स या मेल इंडिविजुअल्स का न्यूक्लियस वगैरह इस एग के साथ अटैच होता है तो वो मियासिस 2 कंटिन्यू करता है। इसके साथ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट होना शुरू कर देते हैं, और जैसे ये रिप्लिकेशन शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ एक बनता है फुलर बॉडी और दूसरा हमारे साथ बन जाते हैं एग सेल्स, यानी कि जाइकोड में कन्वर्ट होते हैं। तो जो फुलर बॉडी है वो बाहर निकल जाती है और जो एग सेल्स बन जाता है वो इसकी जो जाइकोड है ये दोनों मिल जाते हैं 23, तो इससे एक कंप्लीट जाइकोड बनेगा, और इसी तरह जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कंटिन्यू होंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, और मैंने इसको इसलिए थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया ताकि जहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो ताकि वो क्लियर हो सके। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो मेल गीमेट्स है स्पर्म्स और फीमेल गीमेट्स एग्स है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो जाइकोड बन जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर मैंने कहा कि ये जो फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव, इसमें डिफरेंट पोर्शंस हैं, विजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फॉलिपियन ट्यूब्स, और साथ ही साथ ओवरीज अवेलेबल है। जैसे ही मेल इंडिविजुअल जब एजिकुलेट करता है और अपने स्पर्म विजाइना में एंटर करते हैं तो ये मिलियंस ऑफ नंबर्स के स्पर्म्स होते हैं, और मैंने एक वैल्यू भी रखा जो 200 से लेकर 500 मिलियन तक ये स्पर्म्स होते हैं, और इसमें ये बराबर होते हैं 2 to 5 ml के बराबर होते हैं, और ये तकरीबन 2 to 3 डेज में दोबारा रिकवर हो जाते हैं। इस जितना नंबर है ये 2 से लेकर 3 डेज में दोबारा रिकवर होते हैं। इस स्पर्म्स यानी सेमन जो होते हैं, जो वाइटिश कलर होते हैं, उसमें स्पर्म्स भी होते हैं, और प्लस हमारे साथ प्रप्टोज, सिट्रेट वगैरह होते हैं जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं जो क्लॉटिंग एंड अटैचमेंट में हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक केमिकल है जो यूट्रस कंट्रैक्शंस में हेल्प करता है, म्यूकस होता है जो लुब्रिकेशंस में हेल्प करता है, और बफर्स अवेलेबल होते हैं जो इसकी पेज को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे साथ स्पर्म्स का एंट्रेंस या स्पर्म्स की या सेमेंस वगैरह की कलेक्शन है जिसमें कुछ चीज़ें शामिल है। फिर मैंने कहा कि जब ये स्पर्म्स का स्ट्रक्चर है ह्यूमन इंडिविजुअल्स का, और ये फीमेल इंडिविजुअल्स का जो एग है उसका स्ट्रक्चर है, और ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने डिस्कस किया। जैसे ही ये स्पर्म्स इसके साथ अटैच होते थे, हर जगह पर अटैच नहीं होता, किसी खास पॉइंट में अटैच होता है जिसको रिसेप्टर साइट कहते हैं, और ये रिसेप्टर साइट जी या ZP3 के नाम से याद किया जाता है। आपने MCQs के लिए इसको याद रखना। जैसे ये एंटर होते हैं
तो ये मैकेनिज्म डिस्कस किया मैंने डिटेल से कि जो ज़ोना पेलुसिडा उसमें एक होल क्रिएट होता है। जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा में एक होल क्रिएट होता है तो उसके बाद फर्दर चेंजेस ये आते हैं कि जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है स्पर्म तो इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन का इस तरह का काम करते हैं, रिसेप्टर के तौर पर या स्टिमुलस के तौर पर काम करता है। जैसे ही ये मतलब एंट्रस होते हैं तो कुछ गेट्स होते हैं, आयनिक गेट्स, और ये आयनिक गेट्स किस तरह का काम करते हैं? पास्ट ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी ये होता है कि जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा करता है इनसाइड ऑफ द सेल तो ये गेट्स क्लोज हो जाते हैं। फर्दर एंजाइम या फर्दर जो हमारे साथ स्पर्म्स है उसका एंट्रेंस स्टॉप हो जाता है। और दूसरा मैंने कहा कि इसमें कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और ये थोड़ा स्लो ब्लॉकेज है। तो ये दोनों जो रीजन है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन ये है कि ये फर्दर ज़ोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं। जब ज़ोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन स्टॉप होगा तो हमारे साथ रिसेप्टर साइट नहीं बनेंगे। जैसे ये रिसेप्टर साइट नहीं बनेंगे तो फर्दर स्पर्म जो है उसका अटैच होना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर एंटर होते हैं तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ मेल स्पर्म्स एंड हैप्लॉइड नंबर ऑफ फीमेल स्पर्म ये दोनों कंबाइन होकर एक कंप्लीट जाइगोट बनाता है और उसकी फर्दर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कंटिन्यू होते हैं।